हाय एवरीवन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन। इससे पहले देखो हमने यहाँ पे वेरिएशनल टेक्निक जो है वो कर लिया था। इसका एप्लीकेशन हाइड्रोजन एटम का लास्ट लेक्चर में किया है और उससे पहले हीलियम एटम का कर लिया था वेरिएशनल मेथड से। अब हम पढ़ रहे हैं डब्ल्यू के बी मेथड फॉर 1D प्रॉब्लम। बाद में इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तो मैं ग्रिफिथ बुक ही यूज कर रही हूँ। उसका चैप्टर नंबर 8 है डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन। तो सबसे पहले इसका बेसिक डेफिनेशन की ये मेथड है क्या और इससे कैलकुलेट क्या करने वाले हैं। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में तो आपको ये याद रखना है कि इस टेक्निक से क्या होता है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा, द WKB मेथड इज अ टेक्निक फॉर ऑब्टेनिंग अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन टू द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन 1D। 1 डायमेंशन के अंदर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो होती है उसको सॉल्व करते हैं और अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन जो है वो हमें इस मेथड से मिलते हैं। पर्टिकुलरली कहाँ यूज होता है? इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन कैलकुलेटिंग बाउंड स्टेट एनर्जीज। यूजुअली हमारे पास बाउंड स्टेट बहुत सारी होती है। मैंने क्वांटम मैकेनिक्स बीएससी की एक प्लेलिस्ट अपलोड की है, उसमें सारे बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स डाले हैं मैंने। तो सारे बाउंड स्टेट्स के अंदर हमारे पास पार्टिकल की एनर्जी का कैलकुलेशन करना होता है हमें, वो भी हम डब्ल्यू के बी मेथड से कर सकते हैं और अभी करेंगे। इसके अलावा टनलिंग रेट्स थ्रू द पोटेंशियल बैरियर, अगर कहीं पर पोटेंशियल का बैरियर हो और पार्टिकल क्लासिकली वहां पर पार्टिकल उन बैरियर को क्रॉस करने के लिए ऊपर से जाता हो, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के थ्रू वो उनको क्रॉस कर जाता हो, तो क्रॉस करने की जो रेट्स है वो भी हम डब्ल्यू के बी मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला हम करते हैं, मान लीजिए हमारे पास में एक पार्टिकल है जिसकी एनर्जी ई है और वो मूव कर रहा है एक जगह से जहां पर पोटेंशियल वी एक्स कॉन्स्टेंट है। तो हमारे पास दो रीजन आते हैं, ई ग्रेटर देन वी एंड ई लेस देन वी। अब थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ जो कि हमने बीएससी में पढ़ा है। तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा रिवीजन के लिए मेरी बीएससी की एक क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट है, उसमें लेक्चर नंबर 37 एंड लेक्चर नंबर 38, एक ये देख लो पोटेंशियल स्टेप है। और पोटेंशियल स्टेप इस तरह का पोटेंशियल बना हुआ है, उसमें पार्टिकल जो आता है वो इस स्टेप के ऊपर आता है। और यहाँ पर पार्टिकल के दो केसेस हम पढ़ते हैं, ई ग्रेटर देन वी एंड ई लेस देन वी। ठीक है, तो दोनों के अंदर हमें जो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो वेव फंक्शन मिलता है वो किस फॉर्म का मिलता है वो मैं बता देती हूँ। ई ग्रेटर देन वी में जो मिलता है वो हमारे पास वेव फंक्शन जो मिलता है वो हमें कुछ इस टाइप का मिलता है जिसमें आयोटा का टर्म होता है। और ई लेस देन वी के अंदर हमें जो वेव फंक्शन मिलता है उसमें हमें आयोटा नहीं मिलता है, सिंपली हमारे पास के एक्स मिलता है। सो इनका डेरिवेशन जो है वो आपको डिटेल में कहाँ मिलेगा, बीएससी वाली लिस्ट में मिल जाएगा। अभी हम बस ये जो यहाँ पे लिखा है मैंने उसका हम यूज करेंगे। और यहाँ पर ये जो k यूज किया है क्योंकि इस कंडीशन में e ग्रेटर देन v है, तो यहाँ पर जो k होता है उस k की वैल्यू होती है √2m e माइनस वी एक्स। करेक्ट, ये हमारे पास में e माइनस वी होता है। इस कंडीशन में हमारे पास में e लेस देन v है, तो यहाँ पर हमारे पास 2m v माइनस e होता है। लेट मी शो यू दिस थिंग। सो हमारे पास में देखो ई ग्रेटर देन वी होता है तो वेव फंक्शन इस फॉर्म में होता है और के की वैल्यू ये होती है डिवाइड बाय एच क्रॉस भी होता है। करेक्ट, ये हमारे पास में है। और दूसरे केस में हमारे पास में ई लेस देन वी अगर है तो साई एक्स इस फॉर्म में होता है और के हमारे पास ही होता है। तो अगर हमें ये पता चल गया कि हमारे पास E ग्रेटर देन V और E लेस देन V में दो डिफरेंट टाइप के बिहेवियर आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो उनकी बाउंड्री है वो टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। तो वो टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आता है, जहां पर E जो है वो V के नियरली इक्वल हो जाता है। उस कंडीशन को अगर हम क्लासिकली उसको देखना चाहें तो क्लासिकली इसको कहाँ पर देखेंगे, जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू। ये देखो, इस तरह से मान लीजिए हमारे पास कोई पोटेंशियल है, तो एनर्जी कहाँ पर है, एनर्जी हमने फिक्स कर दी पार्टिकल की, ये एनर्जी की लाइन है। करेक्ट, ये एनर्जी की लाइन है। और जो डार्क लाइन से पोटेंशियल का कर्व बना रखा है उसको यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जो जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल से ज्यादा है तो कौन सा रीजन इंक्लूड करना पड़ेगा, हर वो पॉइंट जहां पर पोटेंशियल एनर्जी की लाइन के नीचे हो, यानी कि ये वाला रीजन जो मैं अब ब्लू कलर से आपके पास कर रही हूँ। ये कौन सा रीजन है हमारा, ई ग्रेटर देन वी वाला, क्योंकि एनर्जी की लाइन पोटेंशियल के ऊपर है। और सेकंड हमारा है ई लेस देन वी, यानी पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाए एनर्जी से, वो ये वाला रीजन है, वो हमारे पास ये वाला रीजन है। तो टर्निंग पॉइंट कहाँ आ रहा है, बाउंड्री कहाँ आ रही है यहाँ पे। तो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट,
ये हमारे क्या होते हैं, टर्निंग पॉइंट होते हैं। टर्निंग पॉइंट के बीच का जो रीजन होता है वो हमारे पास कौन सा है, क्लासिकल रीजन है। और ये ग्राफ है हमारा v वर्सेस x। ये हमारा जो पोटेंशियल है वो x के साथ में चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो पोटेंशियल स्टेप हमने बीएससी में किया था उसमें हमने पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट ली थी, यहाँ पर वो चेंज हो रहा है। बट एक बेसिक आइडिया आपको लग गया है। अब देखो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन। सो श्रोडिंगर इक्वेशन वन डायमेंशन में लिखते हैं तो वो हमारे पास ये होती है, ये इक्वेशन हम जानते हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज अगर करते हैं तो यहाँ पर देखो इस d2 साई अपॉन dx स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं, और ये वाला जो कोफिशियंट है इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इससे भी, मतलब पूरी इक्वेशन को माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m से डिवाइड कर दो। सो हमारे पास में यहाँ आ जाएगा d2 साई अपॉन dx स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर vx साई इज इक्वल्स टू माइनस का 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई, ये आ जाएगा। उसके बाद में इन दोनों को एक साइड ले लो तो d2 साई अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। अब कॉमन अपन लेते हैं तो माइनस में कॉमन लेंगे, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और हमें मिल जाएगा यहाँ पर देखो 2m e माइनस वी, ये मिल जाएगा और हमें मिल जाएगा यहाँ पे साई। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना है। उसके बाद में हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखो इसको इससे कंपेयर करो। सो ये जो आपके पास में आ रहा है एच क्रॉस स्क्वायर को छोड़ दो और माइनस को छोड़ दो तो यहाँ पे माइनस साइन जो है वो तो एज इट इज लिखा हुआ है। ये जो एक्स्ट्रा टर्म बच रहा है 2m e माइनस वी, इसको हम लिख देते हैं p स्क्वायर। सो 2m e माइनस वी को अगर अपन px स्क्वायर लिखते हैं तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2m e माइनस vx आ जाएगी। अब ये p है क्या हमारे पास में, व्हाट इज दिस p, इसकी डायमेंशन आती है मोमेंटम की। इट इज अ क्लासिकल फॉर्मूला फॉर द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी E एंड पोटेंशियल एनर्जी Vx। ये हमारे पास मोमेंटम की डायमेंशन आती है, तो ये मोमेंटम होता है। ओके अब हम पहला केस लेते हैं जहां पर मान लीजिए एनर्जी जो है वो पोटेंशियल से ज्यादा है। अगर एनर्जी पोटेंशियल से ज्यादा है तो हमने पहले ही बोला था सॉल्यूशन कैसा होता है, ए एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा के एक्स। लेकिन वो जनरल सॉल्यूशन बोला था जब हमारा वो जो पोटेंशियल था वो कांस्टेंट था। पोटेंशियल कांस्टेंट होता है जो कि पोटेंशियल स्टेप के केस में होता है, लेकिन हमारा पोटेंशियल किसका फंक्शन आ रहा है, एक्स का फंक्शन आ रहा है। सो ये जो साई है इसमें हम क्या करेंगे, दो पार्ट लेंगे। ये एम्पलीट्यूड वाला पार्ट होता है और ये फेज वाला पार्ट होता है। सो हम नया वेव फंक्शन बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह से, इसी से आइडिया लेके। सो हमारा जो वेव फंक्शन होगा उसमें एक तो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट होगा, वो भी एक्स का फंक्शन होगा क्योंकि इस बार हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, और दूसरा हमारा एक्सपोनेंशियल के ऊपर फेज वाला पार्ट है। सो एक्सपोनेंशियल के ऊपर आयोटा भी आएगा। सो हमने एक्सपोनेंशियल के ऊपर आयोटा भी लगाया है, साथ में फेज जो है उसको भी हमने एक्स का फंक्शन माना है क्योंकि हमारा पोटेंशियल एक्स का फंक्शन है। सो 8.3 में हमें साई मिल गया। अगर हमें साई मिल गया तो हम यहाँ से डी साई बाई डी, अगर हमारे पास ये हमारे श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और श्रोडिंगर इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करवाना है तो हमें 8.1 के अंदर इसको पुट करना पड़ेगा। 8.1 में पुट करने के लिए हमें साई तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर चाहिए। तो इसके लिए हमें d साई बाई dx निकालना पड़ेगा। पहले मैं d साई बाई dx निकाल देती हूँ, आप डबल डेरिवेटिव खुद निकाल लेना। तो मेरे पास जो साई है, अब क्योंकि a जो है वो भी x का फंक्शन है तो मैं फिलहाल a ले लेती हूँ और e की पावर आयोटा फाई ले लेती हूँ। a भी x का फंक्शन है, फाई भी x का फंक्शन है, तो उन दोनों का डिफरेंशिएशन होगा। तो देखो d साई बाई dx क्या होगा, पहले a का कर देते हैं। a का करना पड़ेगा तो dA बाई dx होगा, तो उसको a प्राइम लिख देते हैं। उस टाइम एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट एज इट इज रख देते हैं, प्लस फिर a को एज इट इज रख देते हैं और एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई का कर देते हैं। सो e की पावर आयोटा फाई का पहले ये का यही हो जाएगा, फिर जो ऊपर आयोटा फाई है उसका करना पड़ेगा, तो आयोटा तो एज इट इज आ जाएगा और फाई का कितना हो जाएगा, फाई प्राइम, क्योंकि फाई एक्स का फंक्शन था। अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई कॉमन आ रहा है। यहाँ से बचेगा a प्राइम और यहाँ से बचेगा a मल्टीप्लाई बाय आयोटा और फाई प्राइम, ये डी साई बाई डी एक्स है। इसी तरह से आप d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना, आपको इक्वेशन 8.4 मिल जाएगा, जो कि मैं नहीं निकालूंगी। ये वापस हमारे पुट करेंगे अब उस इक्वेशन के अंदर
1 के अंदर। अब यहाँ पर पुट करना है लेफ्ट हैंड साइड में d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में साई की वैल्यू और थोड़ा सा रीअरेंज करना है, जो कि आप कर लोगे मुझे पता है। सो हमें यहाँ पर क्या वैल्यू मिल जाएगी, जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे सो ये वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट पूरा दोनों साइड में होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आयोटा के कुछ टर्म्स है और विदाउट आयोटा के कुछ टर्म्स है, राइट हैंड साइड में आयोटा का कोई टर्म नहीं है। तो जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज होती है तो हम रियल पार्ट को अलग से इक्वेट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग से इक्वेट करते हैं। सो हम यहाँ पे रियल पार्ट को इक्वेट करते हैं पहले। सो यहाँ ए डबल प्राइम रियल पार्ट है, फिर इसमें तो आयोटा आ गया, इसमें भी आयोटा आ गया, फिर ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है। तो इन तीनों से हमें मिलेगी ये वाली इक्वेशन। यहाँ से हम ए डबल प्राइम की वैल्यू निकाल लेंगे, ए डबल प्राइम की वैल्यू आ गई हमारे पास ये, ठीक है। इसी तरह से अब क्या करेंगे, इसको और इसको, ये इमेजिनरी पार्ट है, राइट हैंड साइड में कुछ है नहीं, इमेजिनरी पार्ट को हम जीरो करेंगे, सो हमें ये मिल जाएगा। इसको कम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ये ए स्क्वायर 5 प्राइम का प्राइम है। अगर मैं इसको ओपन करूं, इसको यहां से देखो ओपन करते हैं, तो पहले ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं। ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2a इंटू ए प्राइम, उस टाइम पे 5 प्राइम कांस्टेंट रह जाएगा, प्लस फिर ए स्क्वायर को कांस्टेंट कर लो, इसको कर रही हूँ मैं सोल्व ना, और ए स्क्वायर को कांस्टेंट कर लिया, 5 प्राइम का कितना हो जाएगा, 5 डबल प्राइम इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ए और ए की पावर 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो रिमेनिंग क्या बचेगा, 2 ए प्राइम 5 प्राइम, ये रहा 2 ए प्राइम 5 प्राइम, और यहाँ बच रहा है अपने पास ए 5 डबल प्राइम, ए 5 डबल प्राइम, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये जो दो इक्वेशंस हमें मिली है, रियल पार्ट को इक्वेट करना और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं 8.7 को, ये वाली इक्वेशन देखो, ए स्क्वायर 5 प्राइम और इसका प्राइम इक्वल टू 0 है, करेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे बाहर प्राइम लगने का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन हो रखा है। चलिए हम दोनों साइड में इंटीग्रेशन करते हैं। अगर दोनों साइड में इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें अंदर जो टर्म है वो एज इट इज मिल जाएगी, ए स्क्वायर और 5 प्राइम। राइट हैंड साइड में हमारे पास जीरो का इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारे पास जीरो होता है, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगता है। हमारे कन्वीनियंस के लिए वो कांस्टेंट जो है वो हम मान लेते हैं सी स्क्वायर, ठीक है, कन्वीनियंस के लिए सी स्क्वायर मान लिया, तो हमें यहाँ से ये मिल जाएगा, करेक्ट। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, सो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये, इस इक्वेशन से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये। सो हमें साई में क्या चाहिए था, साई में हमें चाहिए था a e की पावर i और 5। तो हमारा आधा काम तो हो गया, a तो हमें मिल चुका है 8.8 में, अब हमें निकालना है 5। 5 निकालने के लिए हमें सोल्व करना पड़ेगा 8.6 को। सो 8.6 को देखो अब सोल्व करते हैं हम। 8.6 के अंदर मान लीजिए a जो है वो बहुत ही स्लोली वेरिंग फंक्शन है। यहाँ हम अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, w के भी अप्रोक्सीमेशन है ना। देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सॉल्व करना, इसलिए इसको सॉल्व करना इजी नहीं है। तो यहाँ हमारा पिक्चर में आता है w के भी अप्रोक्सीमेशन, जो कि ये कहता है कि a जो है अगर आपका बहुत स्लोली वेरिंग फंक्शन होता है तो उस कंडीशन में इसका डबल डेरिवेटिव जो होता है वो आप अवॉइड कर सकते हो। सो उस कंडीशन में ये a डबल प्राइम जो है वो ये 0 हो जाएगा और a इधर आके 0 हो जाएगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला टर्म आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब इसको 0 करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट वाले टर्म को 0 करते हैं। जो चीज मैंने बोली अभी वो यहाँ लिखी हुई है, ये देखो, ये इक्वेशन 8.6 है, इट cannot be solved in general, so here comes the approximation. We assume that a very slowly, so a double prime term is negligible. इन दैट केस हमारे पास में इक्वेशन 8.6 से हमें क्या मिलेगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको 0 करेंगे और हमारे पास 5 प्राइम का स्क्वायर ये मिल जाएगा। और 5 प्राइम जो होता है वो कितना होता है हमारे पास में, d5/dx। तो d5/dx का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर के बराबर होगा। दोनों साइड में अंडर रूट ले लेंगे, सो d5/dx हमारे पास ये आ जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ से d5 को तो एज इट इज रहने दो और x को राइट हैंड साइड में भेज दो, सो प्लस माइनस p अपॉन एच क्रॉस और dx आ जाएगा। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दो तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमें 5 मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें 5 मिल जाएगा, राइट हैंड साइड में हमारे पास p अपॉन एच और हमें मिल जाएगा ये देखो राइट हैंड साइड में ये, तो 5 भी हमारे पास आ चुका है। सो हमारा वेव फंक्शन जो था अब वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारे वेव फंक्शन के अंदर था a e रेस टू पावर आयोटा और 5 था। सो a की जगह तो हमें ये मिल जाएगा, a तो हमने ये निकाला था और 5 हमारे पास ये है। सो एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस आयोटा 5 है क्योंकि ये देखो प्लस माइनस हमारे पास में, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, 5 में आ चुका है प्लस माइनस। सो 8.10 में हमें
साई मिल चुका है। ये हमने WKB मेथड को यूज करके यहाँ पे वेव फंक्शन निकाल लिया। अब हमारे पास में क्या होता है, अगर हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो इसका स्क्वायर लेते हैं। सो एक्सपोनेंशियल वाले टर्म में ऊपर आयोटा है, जब भी आयोटा होता है एक्सपोनेंशियल में आयोटा होता है तो उसका मोड का स्क्वायर हमेशा क्या आता है, 1 आता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे, पावर कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगी। सो ये वाले पार्ट की वैल्यू तो 1 मिल जाएगी और इसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा। सो सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रूट पी एक्स की जगह पी एक्स आ जाएगा, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट पॉइंट एक्स। और अगर हम ध्यान से देखें तो वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, क्लासिकल मोमेंटम के आ रही है। This is exactly what you would expect. The particle doesn't spend long in the places where it is moving rapidly. तो जहां उसका मोमेंटम ज्यादा होगा वहां पार्टिकल नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां वो बहुत ज्यादा मोमेंटम होगा तो वहां से भाग के चला जाएगा, तो वहां उसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी, इसलिए प्रोबेबिलिटी जो है वो मोमेंटम के इनवर्सली आ रही है। इनफैक्ट WKB approximation is sometimes derived by starting with this semi-classical observation instead by dropping A double prime. So जो A double prime को ड्रॉप करने का आइडिया था वही हमारा WKB approximation था। अब हम इसको अप्लाई करते हैं एक केस में, वन डायमेंशन में देखा हमें, तो हमारा एक जनरल पोटेंशियल अपन लेते हैं, देखो इस टाइप का, ये हमारा पोटेंशियल है। तो ये हमारा पोटेंशियल है, इधर हमारा पोटेंशियल बहुत इनफाइनाइट ही समझ लो पूरा पूरा। सो हमारे पास पार्टिकल जो है वो यहाँ रह सकता है। सो 0 से लेके x के बीच में हमारा पोटेंशियल सम स्पेसिफाइड फंक्शन, यानी इस तरह से चेंज हो रहा है कुछ। अब ये कुछ नॉन फंक्शन तो है नहीं, इसलिए सम स्पेसिफाइड फंक्शन ले लिया 0 से लेके a के बीच में। और बाकी सब जगह कितना है पोटेंशियल, इनफाइनाइट है, इधर इनफाइनाइट है, इधर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है अदरवाइज। ये हमारा पोटेंशियल है। तो एक तरह से ये इनफाइनाइट स्क्वायर वेल है विथ बम्पी बॉटम। हमारा बॉटम जो है वो फ्लैट नहीं है, हमारा बॉटम जो है वो कुछ इस तरह से है, बम्प है यहाँ पे, है ना। बाकी हमने ये वाला केस तो पढ़ रखा है, ये वाला केस हम अभी कर रहे हैं। अब हम कंडीशन वही लेंगे, E ग्रेटर देन वी एक्स में। E ग्रेटर देन वी एक्स के अंदर हमारे पास में जो वेव फंक्शन था उसमें हमारे पास में क्या था, ए एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा फाइव, दोनों वाले टर्म थे, तो दोनों कॉम्बिनेशन ले लेते हैं चलो। सो हमारे पास में यहाँ पे जो वेव फंक्शन मिला था, इफ यू रिमेम्बर सी, जो साई था हमारे पास में वो था सी अपॉन रूट ऑफ पी एक्स ई रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा फाइव। तो हम क्या करेंगे, 1/√px को तो एज इट इज छोड़ेंगे, जो प्लस वाला पार्ट है उसके साथ एक कोफिशिएंट ले लेते हैं, सो c प्लस ई की पावर आयोटा फाइव एक्स, और जो माइनस वाला है उसके साथ नया कोफिशिएंट ले लेते हैं c माइनस ई की पावर माइनस आयोटा फाइव एक्स। क्योंकि वेव फंक्शन में ये हमने पढ़ा है बहुत बार क्वांटम मैकेनिक्स में कि अगर सॉल्यूशन दो पॉसिबल है तो उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है वो जनरल सॉल्यूशन होता है। और अगर मोर कन्वीनियंटली इसके अलावा, इस तरह के सॉल्यूशन के अलावा साइन या कॉस में भी सॉल्यूशंस होते हैं, तो जो सॉल्यूशन हम ले सकते हैं वो इसकी बजाय हम क्या ले सकते हैं, C1 साइन फाइव एक्स और C2 कॉस फाइव एक्स भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या ले सकते हैं, नए कोफिशिएंट। इसको इस टर्म में कन्वर्ट करने का तरीका मैं आपको बता दूं कैसे कर सकते हैं, बता देती हूँ, चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास में क्या बोला गया है कि c प्लस ई की पावर आयोटा फाइव एंड प्लस c माइनस ई की पावर माइनस आयोटा फाइव। c प्लस को रहने दो, ये कितना हो जाएगा, e की पावर आयोटा फाइव कितना हो जाएगा, कॉस फाइव प्लस आयोटा साइन फाइव हो जाएगा, प्लस c माइनस ये हो जाएगा कॉस फाइव माइनस आयोटा साइन फाइव। वैसे ये आपको बीएससी सेकेंड ईयर में मैथ्स में आप सीख लेते हो। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, कॉस फाइव को अपन कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, c प्लस बचेगा, और इधर क्या बचेगा, प्लस c माइनस, है ना। इसी तरह से साइन फाइव में हमारे पास में कॉमन ले लेते हैं, साइन फाइव में अगर अपन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, आयोटा c प्लस माइनस आयोटा c माइनस। अब ये एक नया कांस्टेंट हो जाता है, मान लीजिए C1, तो C1 कॉस फाइव, और ये हमारे पास नया कांस्टेंट हो जाता है C2, तो C2 साइन फाइव। तो यहाँ हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो 8.13 में जो दिया हुआ है C1 साइन फाइव एक्स और C2 कॉस फाइव एक्स के टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब C प्लस और C माइनस के टर्म में नए कांस्टेंट आएंगे, तो C1 C2 ले लिया। चलिए अब हमारे पास फाइव में चलते हैं। फाइव हमारे पास में क्या था, फाइव हमारे पास में इससे पहले अपन ने निकाल लिया था, फाइव की वैल्यू हमारे पास में क्या आई थी, इक्वेशन 8.9 देखो, फाइव एक्स की वैल्यू है हमारे पास प्लस माइनस 1/h क्रॉस, यहाँ पे है पी एक्स और डी एक्स। यही फाइव की वैल्यू लेके चल रहे हैं जो 8.9 में है, ये रही फाइव इज इक्वल्स टू। सो हमारे पास में अपन क्या कर सकते हैं, ओके, सो यहाँ पे देखो
हमने प्लस माइनस नहीं लगाया और हमने यहाँ पे ये सिर्फ 0 to x में लिखा है। अब ये क्यों किया अपन ने, यहाँ पर देखो दोनों कंडीशन क्यों नहीं ली अपन ने। देखो साई मस्ट गो टू 0 एट x इक्वल टू 0 और साई मस्ट गो टू 0 एट x इक्वल टू a। अब इसका क्या मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो वेव फंक्शन आया है वो किसके प्रोपोर्शनल आया है, जो भी कांस्टेंट है मैं उस कांस्टेंट पे ध्यान नहीं दे रही, c1 cos phi x प्लस c2 cos phi, है ना, यही था ना वेव फंक्शन। c1 sin phi है, सॉरी c1 में sin phi है, c1 sin phi प्लस c2 cos phi। ठीक है, हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या गिवन थी, पोटेंशियल हमें किस तरह का गिवन था, इस तरह का, यहाँ पर कुछ भी एनीवेज हो, कुछ भी शेप हो, ये x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू a है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल इन्फानाइट हो रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल इन्फानाइट हो रहा है। सो पार्टिकल जो है इस रीजन के अंदर रहेगा, इसकी बाउंड्री पे जा ही नहीं सकता, इसकी बाउंड्री पे क्या हो जाएगा, अगर इसकी बाउंड्री पे वो गया तो वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर वेव फंक्शन 0 और यहाँ पर वेव फंक्शन 0। सो एट x इक्वल टू 0 हमारा साई क्या होना चाहिए, 0। सो पहली कंडीशन लगाते हैं, x इक्वल टू 0 पर हमारा वेव फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो उस कंडीशन से हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये देखिए साई एक्स मस्ट गो टू 0, ये लिखा हुआ है साई एक्स मस्ट गो टू 0 एट x इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, और x इक्वल टू 0 के अंदर हमारा फाई भी क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो हमारे पास फाई 0 को 0 पुट करेंगे, तो फाई x जो था हमारे पास, फाई 0 को अगर 0 पुट करेंगे तो उससे हमारे पास क्या मिल जाएगा, c2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, आपको फाई जो है वो 0 मिलना चाहिए जब आप x इक्वल टू 0 पुट करते हो। सो आपके पास दो टर्म है यहाँ पे, हमने c2 को ही क्यों 0 किया, क्योंकि हमारे पास था c1 sin phi x प्लस c2 cos और phi x, करेक्ट। हम बोल रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पर हमारा जो फाई है वो क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूं तो ये साइन वाला टर्म 0 हो जाएगा, करेक्ट, साइन वाला टर्म 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू, और लेकिन हमारा जो वेव फंक्शन है वो, उसके लिए तो दोनों टर्म का 0 होना जरूरी है। तो हमारे पास में ये साई x इक्वल टू 0 यहाँ रखोगे तो ये तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी वेव फंक्शन 0 हुआ ही नहीं x इक्वल टू 0 पे। सो सेकंड टर्म 0 करने के लिए, क्योंकि cos वाला फंक्शन 0 नहीं हो रहा है, तो आपको c2 क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। c2 0 होगा तभी x इक्वल टू 0 पर फर्स्ट टर्म में तो साइन वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और सेकंड टर्म में क्योंकि कॉस वाला पार्ट 0 नहीं हो पा रहा है तो जो कोफिशिएंट है c2 वो 0 हो जाएगा। सो यहाँ से अपन को c2 0 मिल जाएगा, ठीक है, तो c2 0 हो गया। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं कि साई x जो है वो x इक्वल टू a पर भी 0 हो जाता है, x इक्वल टू a पर भी 0 हो जाता है, तो x इक्वल टू a पर भी हमारा साई जो है वो 0 होना चाहिए। सो फाई x जो है उसको फाई a बोल दो, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो अब हमारे जो वेव फंक्शन है उसमें क्योंकि c2 0 हो गया, c2 0 हो गया, इसका मतलब हमारा वेव फंक्शन में केवल एक ही टर्म बचा, c ये वाला, केवल एक ही टर्म बचा, क्योंकि c2 0 हो जाएगा तो सेकंड टर्म तो आएगा ही नहीं। तो ये हमारा 0 हो जाना चाहिए कब, जब x की वैल्यू a हो जाती है। तो c1 sin phi a, तो ये वेव फंक्शन 0 हो गया। c1 को उधर भेज देंगे तो वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास c1 ये फाई a कितना हो जाए, साइन फाई a कितना हो जाएगा, 0। सो फाई a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, n पाई। सो फाई a की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, जब साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है तो थीटा कितना होता है, n पाई, तो n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन हो जाएगी। अब इससे हमें क्या मिलेगा, कंक्लूजन में देखो हमारा फाई x क्या था, हमारा फाई x था 1 अपॉन h क्रॉस 0 से लेके x इन जनरल px और dx था। अब हमारा क्योंकि पोटेंशियल की जो रेंज है वो 0 से a तक ही है, सो लिमिट हमारी 0 से a तक में जाएगी पहली बात, तो लिमिट आ गई 0 से a तक में। यहाँ पर px dx है, तो हमारे पास आ गया px dx, और फाई की वैल्यू हमें क्या मिल गई, जैसे ही x को आपने a से रिप्लेस किया इधर भी x क्या हो जाएगा, a से रिप्लेस हो जाएगा, और फाई a की वैल्यू कितनी है, n पाई, तो यहाँ कितना आ जाएगा, n पाई, और ये h क्रॉस n पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमें मिल जाएगा n पाई h क्रॉस। ये आपके पास है बोर सोमरफील्ड रिलेशन, बोर सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ, क्योंकि सिलेबस में देखो एक बार, सिलेबस में आपके पास लिखा हुआ था WKB मेथड फॉर वन डायमेंशन प्रॉब्लम, हमने कर लिया, एप्लीकेशन टू बाउंड स्टेट
जो कि हमने अभी किया है, और बाउंड स्टेट में भी वो बता रहा है कि कौन सी बाउंड स्टेट करनी है, बोर सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल जिसमें आपको मिले। तो अभी जो हमने पढ़ा है उसमें हमें ये जो इक्वेशन नंबर 1 मिला है, इस इक्वेशन नंबर कौन सा मिला है, जस्ट अ मिनट, ये 8.16 जो कंडीशन है दैट इज बोर सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल। सो ये हमारे पास WKB मेथड हमने इस लेक्चर में कर लिया, बाउंड स्टेट में उसका एप्लीकेशन कर लिया, बोर सोमरफील्ड रूल का डेरिवेशन भी कर लिया। ठीक है, सो हमारे पास ये आ गया। अब अच्छा, एनर्जी कितनी आएगी, अगर मान लीजिए जो हमारा जो पोटेंशियल है वो इस तरह से बम्पी ना होकर फ्लैट होता, फ्लैट होने पे हमारे पास में यहाँ पर जो ये Vx है, V की वैल्यू कितनी होती, 0 होती, ये नीचे वाली लाइन में पोटेंशियल 0 हो जाता। सो P की वैल्यू क्या आती, हमारे पास में Px कितना था, √2m(e-v)/h, नहीं हाँ इतना ही था। अब V की वैल्यू 0 हो जाएगी, सो Px हमारे पास कितना आ जाएगा, √2m ही आ जाएगा। सो उस कंडीशन में जैसे ही हमें P मिलेगा, सो Pa इज इक्वल्स टू एन पाई एच क्रॉस, अगर हम यहाँ से करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 8.16 से, देखो 8.16 में वापस लिखती हूँ ना, 8.16 से क्या मिलेगा, 8.16 से 0 to a px dx इज इक्वल्स टू एन पाई एच क्रॉस। हमें कहा जा रहा है कि पोटेंशियल जो है हमारा वो तो है 0। सो जो P है वो हमारे पास √2m ही है, करेक्ट। अगर वो √2m ही है तो वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है, तो √2m ही यहाँ पे बाहर आ जाएगा। इस इंटीग्रेशन में √2m ही तो आ जाएगा बाहर, और 0 to a में dx का इंटीग्रेशन कितना मिलेगा, a मिलेगा, dx का इंटीग्रेशन a हो जाएगा, सॉरी x हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो a आ जाएगा, और ये हमें मिलेगा n पाई h क्रॉस, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो 2me, और यहाँ से हमें मिल रहा है a स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर। यहाँ से e की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ रहा है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। एंड ये वाली एनर्जी आप जानते हैं क्वांटाइजेशन में हमें एनर्जी मिलती है। सो nth वैल्यू हमारे पास एनर्जी की आ चुकी है, और ये हमने हमने WKB अप्रोक्सीमेशन से वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लिया, और बाउंड स्टेट की एनर्जी भी कैलकुलेट कर ली, हमारे किस कंडीशन के लिए, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल के लिए। सो दीज आर द एनर्जी लेवल्स ऑफ द ओरिजिनल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल। इन दिस केस द WKB अप्रोक्सीमेशन यील्ड्स द एग्जैक्ट आंसर, यानी कि हमारे पास में द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रू वेव फंक्शन इज कांस्टेंट, सो ड्रॉपिंग a डबल प्राइम कॉस्ट अस नथिंग, क्योंकि हमें एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू मिली है। इसका मतलब WKB अप्रोक्सीमेशन में हमने a डबल प्राइम को जो 0 माना था उससे हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, रिजल्ट हमें सही मिल गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट WKB अप्रोक्सीमेशन। लेकिन मैं देख लेती हूँ इस WKB अप्रोक्सीमेशन का एक पार्ट और है, इसी का एप्लीकेशन है, जो कि इस यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा, द बैरियर पेनिट्रेशन विच इज अल्फा डी के। ये हम अगले लेक्चर में कर लेंगे, फिर हमारी ये सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी।